जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे की साइंस क्लास के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम फिजिक्स के नोट्स का रिवीजन कर रहे थे, जिसके अंदर हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी ये 3 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा लाइट यानी प्रकाश। बहुत ही डिमांड थी भी आपकी, भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में बताइएगा, तो पूरा चैप्टर ही अपन क्या है रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले अपन बात करते हैं भी प्रकाश है क्या, लाइट क्या है। लाइट एक ऊर्जा है भी। लाइट क्या है? एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखने योग्य बनाती है भी। ठीक है, एक प्रकार से अपन ये भी बोल सकते हैं भी लाइट एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती है जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती भी। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश है वो निर्वात में भी गति कर सकता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ना, उसके अंतर्गत ही क्या आता है? लाइट प्रकाश आता है। जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, इसी प्रकार से प्रकाश को भी क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती भी। लेकिन ध्वनि है उनको क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी प्रकाश की जो निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है भी। या फिर इसे ये बोल सकते हैं भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है वो प्रकाश की चाल है वो वैक्यूम यानी निर्वात में होती है भी। और ये स्पीड है वो किसने मापी थी, किसने ज्ञात की थी? तो ये रोमर ने प्रकाश की स्पीड को मापा था। तो नेक्स्ट देखो भी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश है वो एक सीधी रेखा के अंदर है वो गमन करता है, और सीधी रेखा में गमन करना क्या कहलाता है? तो ऋजु रेखीय गमन कहते हैं, इसे ऋजु रेखीय गमन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है भी, प्रकाश एक सीधी रेखा में कैसे गमन करता है, कोई एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल है छाया का बनना। हमारी छाया बन रही है तो इसका मतलब क्या है भी, प्रकाश सीधी रेखा के अंदर गमन कर रहा है, और आपने प्रकाश के आगे हाथ लगाया तो आपके हाथ की एक छाया बन जाएगी। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, वो भी क्या होता है? वो भी प्रकाश की सीधी रेखा के कारण होता है। जैसे सूर्य के आगे वो चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा के आगे पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण है वो सूर्य का प्रकाश है वो प्रॉपर रूप से है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता भी। ठीक है, तो जिसके कारण उनकी एक छाया सी बनती है भी। सूची छिद्र कैमरा, पहले जो सूची छिद्र कैमरे थे वो भी किस सिद्धांत पर कार्य करते थे? तो वो प्रकाश की सीधी रेखा, वहां पे प्रकाश की सीधी रेखा गमन करती थी भी। ठीक है, तो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा के अंदर गमन करेगा। जैसे ये मान लो प्रकाश इस रेखा के अंदर गमन कर रहा है, यहां पे गमन कर रहा है, और इसके सामने आपने किसी वस्तु को रख दिया तो प्रकाश है वो इसी रेखा पे यहां पे टकरा जाएगा भी। ठीक है, आगे जा नहीं पाएगा, तो इसका फिर क्या बनेगी? परछाई बन जाएगी भी। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो वो यहां से होके फिर आगे कोई वस्तु आगे तो वो इधर से इस प्रकार से चला जाता भी, तो उसकी छाया नहीं बनती। लेकिन प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता तो आगे आपने वस्तु रख दी तो प्रकाश आगे जा ही नहीं पाएगा, तो उसकी छाया बन जाएगी भी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। प्रकाश की प्रकृति 2 प्रकार की होती है भी। एक तो आप पढ़ोगे कण प्रकृति, 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया भी यहां से। ठीक है, और एक आप पढ़ोगे तरंग प्रकृति। अब कण प्रकृति क्या है, तरंग प्रकृति क्या है, तो पहचानने का जुगाड़ देखो भी। अगर किसी भी शब्द के पीछे प्रभाव नाम जुड़ा हुआ है, कोई भी शब्द है उसके पीछे प्रभाव नाम जुड़ा हुआ है, तो
वो कौन सी प्रकृति का है, तो वो कण प्रकृति का है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसमें प्रकाश की कौन सी प्रकृति है, तो कण प्रकृति हो जाएगी। और रमन प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव है, तो जिसके भी शब्द के पीछे प्रभाव नाम जुड़ा हुआ है तो वहां पे प्रकाश की कौन सी प्रकृति है, तो कण प्रकृति पर, या फिर ये बोल सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो प्रकाश की कण प्रकृति पर कार्य करता है भी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति है, पहचानने का जुगाड़ क्या है, शब्द के पीछे क्या दिया होगा, न या फिर अण दिया होगा भाई, न या फिर अण दिया होगा। जैसे व्यक्तिकरण, जैसे वर्ण विक्षेपण, जैसे प्रावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, तो जिन भी शब्दों के पीछे न या अण आए तो वो किस प्रकृति पर कार्य करते हैं, तो वो प्रकाश की तरंग प्रकृति पर कार्य करते हैं। ठीक है, वहां पे प्रकाश है वो तरंग प्रकृति के अंतर्गत पाया जाएगा। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। देखो अभी नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं भी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी, एक हमारे पास में समतल सतह भी, एक क्या है एकदम प्लेन सतह है, समतल सतह है, और इससे जब कोई प्रकाश है वो टकराएगा, समतल सतह से जब प्रकाश टकराएगा तो एक नियमित परावर्तन होगा भी। एक नियमित का मतलब होता है भी एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर जाएगा भी, इस प्रकार से। ठीक है, और जब कोई प्रकाश है वो कोई असमतल सतह से टकराएगा, जैसे हमारे पास में ये कोई सतह है, ये असतह है यानी असमतल है, इस पे कोई टकराएगा तो वो क्या है, अनियमित परावर्तन होगा भी, उनका कोई नियम नहीं होगा भी परावर्तन होने का। ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से परावर्तन उसका हो सकता है। तो असमतल से टकराएगा तो अनियमित परावर्तन होगा, समतल सतह से टकराएगा तो वहां पे क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा भी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अब देखो भी, जो किरण समतल सतह पे, जो किरण है वो पृष्ठ पे आ रही है, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे जो किरण आ रही है उसे अपन क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रो बोलेंगे, जिसे है वो आई से दर्शाया जाता है। उसके बाद में परावर्तन के बाद में जाने वाली किरण को अपन क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे भी। ठीक है, अब देखो भी, हमने क्या है, एक नॉर्मल डाल दिया, हमने एक नॉर्मल यानी अभिलंब डाल दिया, अभिलंब डाल दिया, इस प्रकार से अभिलंब डाला तो आपतित किरण, याद रखना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से शो करते हैं भी। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है भी। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। यहां पे अपन बात करते हैं, जैसे किरण टकरा के, जैसे समतल सतह पे, जैसे समतल सतह के ऊपर है वो किरण टकराती है और उसके बाद में एक नियमित परावर्तन होता है, नॉर्मल डालेंगे तो वहां पे आपका कोण आई इक्वल होगा कोण आर के, कोण आई है वो कोण आर के इक्वल होगा, आगे पढ़ेंगे। अब इसमें देखो भी, जब प्रकाश किरण टकराने के बाद चली जाती है, भी आपतित किरण आई और परावर्तित किरण गई, तो प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलेगा, प्रकाश का कौन सा गुण है वो नहीं बदलेगा। तो यहां पे तरंग दैर्ध्य है वो नहीं बदलेगी भी। ठीक है, आपतित किरण की जो तरंग दैर्ध्य थी वही परावर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य रहेगी। आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी वेग है ये भी चेंज नहीं होगा भी। तो याद रखना, वेवलेंथ है चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती, और वेलोसिटी है ये भी आपकी चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में तो चेंज होता क्या है, चेंज आपकी एक तो तीव्रता होती है भी, एक तो तीव्रता है वो चेंज हो जाती है, और एक आपका जो आयाम है ये चेंज हो जाता है भी। तो याद रखना, जब प्रकाश की किरण है वो टकराने के बाद में, यानी प्रकाश की किरण का जब परावर्तन होता है तो उसमें कौन सा गुण नहीं बदलता, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और वेग। कौन सा गुण बदलता है, तो तीव्रता और आयाम बदलता है भी। ठीक है, और याद रखना, तीव्रता और आयाम के अंदर, तीव्रता और आयाम के मध्य में एक संबंध पाया जाता है। तीव्रता समानुपाती होती है आयाम सुकेर के, आयाम सुकेर के समानुपाती होती है, ये चीज ध्यान में रखना भी। अब देखो भी, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, आवर्ती बराबर क्या होता है, आवर्ती बराबर होता है प्रकाश का वेग, आवर्ती बराबर क्या होता है, प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्ध्य होता है भी। ठीक है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं भी लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य,
तरंगदैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, तो तरंगदैर्ध्य बराबर हो जाएगा आपके पास में 1/आवर्ती, 1/आवर्ती। अगर आवर्ती बढ़ती है तो तरंगदैर्ध्य घट जाएगा और आवर्ती घटती है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगा। इसमें क्या है, दुश्मनी का रिलेशन है। अभी तरंगदैर्ध्य और आवर्ती के अंदर है वो दुश्मनी का रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर तरंगदैर्ध्य इसमें 2018 यानी इस फॉर्मूले के ऊपर 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आवर्ती बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य घट जाएगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो आवर्ती घट जाएगी भी, ठीक है। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। कौन से हैं? पहला नियम है भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हुए। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये एक ही तल के अंदर होते हैं। आपने 3 तल देखे होंगे इस प्रकार से, ठीक है, 3 तल आपने देखे होंगे। तो अगर आपतित किरण इस तल के अंदर है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों है वो इसी तल में होंगे। अगर इस तल में है तो वो तीनों इसी तल में होंगे। अगर इस तल के अंदर है तो वो तीनों इसी तल में होंगे। तो कहने का मतलब है भी तीनों आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरी बात ये है भी अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण बनता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा एंगल बनता है? तो वो आपका परावर्तन कोण बनता है। तो याद रखना आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे भी। आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। ये दो नियम हैं किसके? परावर्तन के। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन अपने पास में ये है भी यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा ये आपको बताना है। देखो भी आपतित किरण मैंने क्या बोला है? आपतित किरण है वो परावर्तक सतह के साथ में 40 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये देखो यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं भी आपके पास में ये क्या है? कोण आई है, ये कोण आई है और ये कोण क्या है आपके पास में? आर है। ये कोण है वो आपके पास में आर है। अब कोण आई बराबर है कोण आर के। क्यों भी? परावर्तन के नियम के अनुसार। अब ये जो एंगल है यानी ये पूरा जो एंगल बना आपका वो कितना बना? तो सर जी 180 बना। 90 आपका इधर बन गया भी। अभिलंब से नॉर्मल है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है भी। तो 90 इधर बन गया और 90 आपका इधर बन गया। तो इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो अपन ये बोल सकते हैं भी ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा भी। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा और ये 40 डिग्री है तो आपको ये एंगल पूछा है तो आपको पता भी ये टोटल पूरा अभिलंब के इस साइड के अंदर 90 डिग्री बनेगा और अभिलंब के इस साइड के अंदर 90 डिग्री। तो ये 40 आ गया तो आपका ये कितना बचेगा? फिर 50 बचेगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिरर दर्पण, पारदर्शी कांच के एक तरफ कोई पारदर्शी कांच है। पारदर्शी कांच का मतलब होता है आर पार। पारदर्शी कांच के एक तरफ Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड, Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया जाए तो दूसरा भाग है वो परावर्तन का कार्य करेगा। दूसरा भाग है वो किसका कार्य करेगा? परावर्तन का कार्य करेगा। और दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है समतल दर्पण और एक आपका आता है गोलीय दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, फिर गोलीय दर्पण को हमने क्या है, एक तो आपका प्लेन मिरर हो गया और एक आपका स्पेरिकल मिरर हो गया। अब जो आपका गोलीय दर्पण है ये फिर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका उत्तल दर्पण, दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपन क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण बोलते हैं। अपसारी का मतलब होता है किरणों को फैलाने वाला और अभिसारी का मतलब होता है किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे? अपसारी दर्पण बोलेंगे और इसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल दर्पण होता है उसे अपन बोलते हैं अभिसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण होता है इसे अपन बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोला जाता है भी? कनकेव मिरर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो भी अपन गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को एक गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं। ये एक पूरा गोला है आपको दिखाई दे रहा है। इस गोले का इतना सा हमने भाग काटा तो कोई भी गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है वो एक गोले का कटा हुआ भाग होता है।
तो गोले की जो सेंटर होता है, गोले का जो सेंटर होता है, इस पूरे गोले का सेंटर क्या है? इस पूरे गोले का सेंटर आपके पास में ये है, सेंटर केंद्र बिंदु ये है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र बोलते हैं एक प्रकार से, ठीक है, वक्रता केंद्र बोलते हैं भी। कोई भी गोला है, कोई भी गोला है, उसका जो सेंटर बिंदु होता है उसको अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। और आपका जो आपने एक गोले का कटा हुआ भाग लिया है, इसका जो सेंटर बिंदु है, इसका जो सेंटर बिंदु है वो आपका ये। अब सेंटर बिंदु को क्या कहेंगे? सेंटर बिंदु को, यानी कटे हुए गोले का जो सेंटर बिंदु होता है उसे अपन बोलते हैं ध्रुव, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं भी। और सारी की सारी जो दूरियां मेजर की जाती है, मापी जाती है, वो आपकी पोल से या फिर ध्रुव से मापी जाती है भी, ठीक है। अब देखो भाई, ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र तक, ये आपका वक्रता केंद्र है भी। ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है भी। और इसे कैपिटल आर से शो किया जाता है भी, कैपिटल आर से शो किया जाता है। और उसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक मिड पॉइंट होता है भी, एक मध्य बिंदु होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। इसे क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है भी, जिसे एफ से शो किया जाता है, और कैपिटल एफ से। उसके बाद में ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है ये वाली, इस दूरी को अपन क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है उस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है, छोटे एफ से लिखा जाता है। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में मुख्य एक्स जो आपका ध्रुव है, पोल है, उससे गुजरने वाली जो रेखा है, यानी मुख्य जो पोल है, मुख्य ध्रुव है, उससे गुजरने वाली जो रेखा है, उस रेखा को अपन क्या बोलते हैं? मुख्य एक्स बोला जाता है भी। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी आपके, अब देखो भी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है, ठीक है। और बीच में होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? भी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी दूरी होती है, फोकस दूरी की, यानी ये जो लेंथ है और ये लेंथ है वो दोनों बराबर है भी, दोनों बराबर है। तो अपन ये बोल सकते हैं भी आर, यानी वक्रता त्रिज्या को आर से शो किया जाता है। आर बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा? 2f आ जाएगा, यानी फोकस दूरी का दुगुना होता है भी। उसके बाद में जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो उत्तल दर्पण की हमेशा याद रखना, उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है भी। फोकस दूरी हमेशा उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की नेगेटिव होती है भी। अब क्यों होती है इसकी चर्चा मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो भी, उत्तल दर्पण आपने देखा होगा, उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग है वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन का कार्य करता है, परावर्तन का कार्य करता है। और अवतल दर्पण का जो अंदर धसा हुआ भाग है वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन का कार्य करता है। अब इसमें थोड़ा सा समझना आप। अब मैंने क्या किया, अभी इसके अंदर वाले पार्ट को मैंने पॉलिश कर दी, तो इसका उभरा हुआ भाग है वो क्या करेगा? रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा। और मैंने इस दर्पण के मैंने बाहर उभरा हुआ जो पार्ट है उस पर क्या कर दी? पॉलिश कर दी, उस पर मैंने पॉलिश की, तो इसका अंदर धसा हुआ भाग है वो रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा। अब देखो भाई, ये तो आपका गोला है, ये जो गोला बनाएंगे तो आपका गोला बनेगा इस तरीके से, ये है वो आपका गोला इस तरीके से बनेगा, यानी इसमें जो मुख्य सेंटर बिंदु होगा वो इसके सामने होगा भी, और इसका जो फोकस होगा वो भी क्या होगा? सामने होगा भी, फोकस है वो भी सामने होगा। लेकिन इसका अगर मैं गोला बनाऊं तो इसका गोला बनेगा ये भी, इसका जो गोला बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा भी, और इसका जो सेंटर बिंदु होगा वो इस दर्पण के पीछे होगा भी, इस दर्पण के पीछे होगा, और सेंटर बिंदु पीछे है तो इसका मतलब है इसकी जो फोकस दूरी है वो भी पीछे होगी। तो याद रखना हमेशा, आगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी का मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो उसमें कहां पे लेंथ है वो अपन नेगेटिव लेंगे, कहां पे पॉजिटिव लेंगे वो अपन आगे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो में आपको यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। देखो, अब आपको पता है भी ये दर्पण है, दर्पण के बाईं ओर सारी की सारी दूरियां हैं वो अपन क्या करते हैं? नेगेटिव में काउंट करते हैं भी, ठीक है। और दर्पण के दाईं ओर, ये दर्पण का क्या है? दायां पार्ट है, और दर्पण के दाईं ओर जितनी भी दूरियां हैं वो अपन कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव में। तो ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है वो क्या पीछे होती है, और पीछे की ओर सारी दूरियां वो पॉजिटिव में लेते हैं, इसीलिए आपका उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है।
और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, सामने होती है भी। सामने का मतलब बाईं ओर होती है, और बाईं ओर होगी तो इसका मतलब बाईं ओर सारी दूरियां हैं वो अपन क्या करते हैं, नेगेटिव में काउंट करते हैं भी। तो इसीलिए इसकी फोकस दूरी और जो आपका फोकस दूरी बोल दो और जो वक्रता त्रिज्या है वो दोनों क्या होगी, नेगेटिव होगी भी। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की, क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में आपने पढ़ा नहीं है। समतल दर्पण, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, याद कर लेना। फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, इसकी अनंत होती है भी, ठीक है। और इसकी इमेज की अगर मैं बात करूं तो समतल दर्पण है वो इमेज कैसी बनाता है, प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो आभासी बनाएगा भी। आभासी हमेशा सीधा होता है भी, आभासी है वो हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक है, वास्तविक है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है भी। चीजें समझ में आ गई क्या? तो ये हमेशा प्रतिबिंब है वो आभासी बनाएगा, और आभासी हमेशा सीधा होगा। वह कैसा होगा, बराबर होगा भी। वह कैसा होगा, वस्तु के बराबर साइज का होगा भी। जितनी साइज की वस्तु होगी उतनी ही साइज का है वो प्रतिबिंब बन जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में प्लेन मिरर का जो यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो कहां पे किया जाता है, तो आप फेस मिरर के रूप में, फेस मिरर यानी जब आप है वो अपने चेहरे को देखते हो, फेस मिरर जब आप अपने चेहरे को देखते हो तो वो आप प्लेन मिरर के अंदर देखते हो भी, ठीक है। जब आप कंघी करते हो अपने बालों को तो वो आप प्लेन मिरर के अंदर है वो अपना चेहरा देखते हो। परिदर्शी या फिर पेरिस्कोप के अंदर भी किसका यूज किया जाता है, तो समतल दर्पण का यूज किया जाता है। अब परिदर्शी या पेरिस्कोप है, इसका यूज कहां पे होता है, तो पनडुब्बी या फिर गहराई में छिपे जो सैनिक है वो अपने बाहरी परिदृश्य को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वो समतल दर्पण का पेरिस्कोप का यूज करते हैं। और पेरिस्कोप के अंदर है वो किसका यूज होता है, समतल दर्पण का यूज होता है। पनडुब्बी के अंदर जो भी सैनिक होते हैं वो अपने ऊपर का जो परिदृश्य देखना है तो पेरिस्कोप का यूज करेंगे। गहराई के अंदर जो भी सैनिक छिपे हुए होते हैं वो अपने बाहर का जो परिदृश्य देखना है, अपने ऊपर का परिदृश्य देखना है, तो वो किसका यूज करेंगे, पेरिस्कोप या परिदर्शी का। तो उनके अंदर है वो समतल दर्पण होता है। उसके बाद में क्लेडियोस्कोप, क्लेडियोस्कोप या फिर इसे बोलते हैं बहुरूपीदर्शी, बहुरूपदर्शी है, इसके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, तो वो समतल दर्पण का यूज किया जाता है। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चलते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण जिसे अपन का क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स दर्पण मिरर बोलते हैं, और इसे अपन अपसारी दर्पण भी बोलते हैं भी। अपसारी का मतलब होता है किरणों को फैलाना, और एक होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है किरणों को एक जगह इकट्ठा करना या फिर केंद्रित करना। तो उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, इसे अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, और इसे डाइवर्जिंग दर्पण भी बोला जाता है भी। इसकी फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होती है, अभी मैंने बता दिया कैसे होती है। उसके बाद में इसकी जो इमेज बनती है, इसकी जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा, यानी उत्तल दर्पण के अंदर दो कंडीशन होती है भी। उत्तल दर्पण है इसके अंदर दो ही कंडीशन होती है, और दोनों ही कंडीशन के अंदर है वो आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा भी। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब कहां पे वस्तु को रखेंगे वो अपन आगे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा इसमें इतना ही याद रखें भी। उत्तल दर्पण के अंदर है वो दो कंडीशन बनेगी, और दोनों ही कंडीशन के अंदर है वो आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा भी, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका यूज कहां पे होता है, तो इसका यूज वाहनों का पार्श्व दर्पण, वाहनों का जो साइड ग्लास होता है ना, पीछे का जो दृश्य, पीछे के जो साधन देखने के लिए यूज किया जाता है, उसमें वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है तो ये क्या करेगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा भी। ये है वो उस पीछे वाले जो भी साधन है, जो भी व्हीकल है, उनका छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ताकि है वो ड्राइवर है वो आसानी से, अच्छे तरीके से, प्रॉपर रूप से उस व्हीकल को देख सके भी कौन सा व्हीकल है वो पीछे है, अपने को कितना का है वो साइड के अंदर गाड़ी को लेना है, ठीक है। उसके बाद में ड्राइवर के आगे जो लटकता हुआ दर्पण होता है, जो पीछे सवारियां बैठी होती है उनको देखता है भी, ठीक है। तो वो भी कौन सा दर्पण होता है, तो वो भी आपका उत्तल दर्पण होता है भी। तो गाड़ी के अंदर का जो परिदृश्य देखना होता है, ड्राइवर है उसको गाड़ी के अंदर का जो परिदृश्य देखना होता है, तो वो ड्राइवर के सामने एक दर्पण लगा होता है भी। तो वो ड्राइवर क्या करता है भी, पीछे जो जितनी भी सवारियां बैठी होती है उन सभी को, पूरी गाड़ी को कवर कर लेता है वो दर्पण, ठीक है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है भी। आगे देखो भी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अपन को बोलते हैं कनकेव मिरर बोलते हैं, या फिर इसे अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। और ये क्या करेगा, ये आपका इमेज कैसी बनाएगा, वास्तविक इमेज बनाएगा भी। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है भी। वास्तविक हमेशा उल्टा।
अब वास्तविक के अंदर भी 3 प्रकार की, यानी ये वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब भी बनाएगा, वास्तविक उल्टा और बराबर भी बनाएगा, और वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब भी बनाएगा। दूसरी बात इसमें यह है, सेकंड कंडीशन इसमें यह आती है भी ये आभासी प्रतिबिंब भी बनाएगा। आभासी कैसा होगा? सीधा होगा, लेकिन ये क्या बनाएगा? बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा भी। यानी आभासी हमेशा सीधा होता है, याद रखो, आभासी है वो हमेशा सीधा होता है, वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा होता है भी, ठीक है। आभासी सीधा, और ये क्या बनाएगा? बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन याद रखना, अवतल दर्पण के अंदर 6 कंडीशन होते हैं, टोटल 6 कंडीशन होती है। 6 में से 5 में तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा भी, और 1 में आपका क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पे यूज कहां पे होता है इसका। अवतल दर्पण का यूज है वो हेडलाइट के अंदर किया जाता है भी, यानी वाहनों की जो अगर दीप्ति है, वाहनों का जो हेडलाइट है वाहनों की, उसमें किसका यूज किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। जो सर्च लाइट होती है, जो टॉर्च होती है, सर्च लाइट होती है, उसके अंदर, सोलर कुकर के अंदर किसका यूज किया जाता है? तो वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ध्यान, उसके बाद में जो सेविंग दर्पण है, जिसे अपन हजामती दर्पण बोलते हैं, उसमें भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और जो दंत चिकित्सक है, जो दांतों के डॉक्टर है, वो भी कौन से दर्पण का यूज करते हैं? तो वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ताकि बड़ा प्रतिबिंब करके दांतों को आसानी से देखा जा सके, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पे, ये आता है 2022 का सबसे बड़ा मैटर। 2022 का सबसे बड़ा मैटर आता है यहां पे। 2022 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए अभी इस सारणी से, ठीक है। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के प्रकार 2018 के अंदर फिर भी कम पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मैं तुलना करूं तो लगभग ये मान लो 2018 के अंदर अगर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो 2022 के अंदर है ना, लगभग है वो ये मान के चलो 22 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अगर इसमें 2 क्वेश्चन है तो इसमें 22 क्वेश्चन है, इतना डिफरेंट है भी। अब देखो भी, अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? वस्तु को कहां पे रखने पर। देखो, बिंब क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो बिंब यानी वस्तु की कंडीशन कहां पे होगी, उसके बाद में प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, और उसके बाद में उसकी कंडीशन क्या होगी भी? उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उस प्रकार से। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस के ऊपर बनेगा भी। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस के ऊपर बनता है भी। और कैसा बनता है? वास्तविक बनेगा। वास्तविक हमेशा उल्टा ही होता है। और कैसा बनेगा? बहुत छोटा, एक बिंदु साइज का बनेगा भी, एक बिंदु साइज का बनेगा। उसके बाद में जब वस्तु को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दे, जब वस्तु को, यहां पे थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना देता हूं, उस डायग्राम के द्वारा अपन समझेंगे। ये आपका क्या है? ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है। इसके बाहरी जो उभरा हुआ पार्ट है उस पर हमने क्या कर दिया? इस प्रकार से पॉलिश कर दी। तो इसका अंदर धसा हुआ भाग है वो कार्य करेगा किसका? रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा। ये आपका क्या है? मुख्य एक्स है। ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र सी है। और उसके बाद सबसे पहले है वो वस्तु है, वो आपकी अनंत पे है। वस्तु अनंत पे है, वस्तु अनंत पे है, तो इसका मतलब क्या है भी? वस्तु को दर्शाएंगे नहीं। अनंत पे अगर वस्तु है तो उसको दर्शाएंगे नहीं, डायरेक्ट है वो किरणों को दर्शाएंगे भी। यहां से आपकी किरण आ रही है इस प्रकार से, ठीक है। और किरण आ रही है तो किरणें हैं वो आपका प्रतिबिंब कहां पे बनाएगी? तो फोकस के ऊपर आएगा भी। यानी जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस के ऊपर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, और उल्टा होगा, और बहुत ही छोटा होगा, यानी एक बिंदु साइज का होगा भी। उसके बाद में वस्तु को क्या कर देते हैं भी? वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आते हैं भी। अब वस्तु को दर्शाना पड़ेगा, तो वस्तु को मैं यहां पे लेके आ गया भी। अनंत आपका यहां पे है, यहां पे क्या आपका अनंत है, और यहां पे आपकी वस्तु आ गई। ये आपका वक्रता केंद्र है। अब इन दोनों के बीच में हमने वस्तु को रखा, तो आपका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा भी? जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण की ओर लेके जाओगे, जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण की ओर लेके जाओगे, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर बनता जाएगा। पहले फोकस के ऊपर बना था, अब आपका जो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक बनेगा उल्टा, और क्या है? दर्पण से छोटा। ये प्रतिबिंब आपकी वस्तु से छोटा बनेगा भी, वस्तु से छोटा बनेगा। चीजें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में भी हमने वस्तु को अनंत पे रख लिया, फिर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख लिया। अब वस्तु को कहां पे रखेंगे? वक्रता केंद्र के ऊपर रखेंगे भी।
अब वस्तु को क्या है, वक्रता केंद्र के ऊपर रखते हैं। तो याद रखना ये कंडीशन बहुत बार पूछी गई है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है भी, उसका प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है। और कैसा बनेगा, जितनी आपकी वस्तु होगी, जितने साइज की आपकी वस्तु होगी उतने ही साइज का आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा भी। याद रखना मुख्य एक्स के ऊपर जो वस्तुएं, जो आपका प्रतिबिंब बनता है, मुख्य एक्स के ऊपर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा, और मुख्य एक्स के नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा भी। चीजें समझ में आ गई। अब वक्रता केंद्र के ऊपर जब वस्तु को रखेंगे, वक्रता केंद्र पे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा। जितनी साइज का वस्तु है उतनी ही साइज का आपका प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा बनेगा, ये वस्तु के बराबर बनेगा भी, वस्तु के समान साइज का, और वास्तविक और उल्टा होगा भी। उसके बाद में वस्तु को हमने कहां रखा, वक्रता केंद्र पर। उसके बाद में अगली कंडीशन आती है, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दे। वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो उसका जो प्रतिबिंब है पहले वक्रता केंद्र पे बना था, अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, तो वास्तविक, उल्टा, और कैसा बनेगा, तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा भाई। पहले क्या था, छोटा बन रहा था, और जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की ओर लेके आ रहे हैं वैसे वैसे आपका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता जा रहा है भी। ठीक है, तो अब वस्तु से बड़ा बनेगा भी ये। ठीक है, उसके बाद में वस्तु को कहां पे रखेंगे, फोकस के ऊपर रखेंगे। उसके बाद में वस्तु को फोकस के ऊपर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है वो अनंत पे बन जाएगा। बात वही है, वस्तु को अनंत पे रखा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे, और वस्तु को फोकस पे रखा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे। एक दूसरे के विपरीत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है भी। ठीक है, तो यहां पे वस्तु को फोकस पे रखा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत के ऊपर, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा भी। उसके बाद में अगली कंडीशन आपकी ये आती है भी, जब वस्तु को फोकस और वक्रता, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव, ये पोल आपका, पोल, इन दोनों के बीच में रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा भी। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आगे, यानी दर्पण के आगे न बनकर के दर्पण के पीछे बनता है भी, और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है भी। ठीक है, हमेशा आभासी होता है, और इसमें जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा भी, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। ये कंडीशन मैंने आपको यहां पे लिखा रखी है। जब वस्तु को अनंत पे रखा, फोकस के ऊपर प्रतिबिंब बना, और वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा बिंदु साइज का। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा ही होगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा भाई। कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के साइज का होगा, यानी वस्तु के बराबर होगा भी। उसके बाद में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में लेके आते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में बनेगा भी, और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। उसके बाद में जब वस्तु को फोकस के ऊपर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत के ऊपर बनता है भी, और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा भी। ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद में लास्ट कंडीशन इसकी आती है भी, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दे, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा भी, और दर्पण के पीछे बनेगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी हमेशा सीधा होता है भी, और ये क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा भी। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे चलो भी, ये 6 की 6 कंडीशन याद कर लो भी आप। अब देखो भी, यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण प्लेन मिरर के ऊपर अभिलंबवत आती है, यानी नॉर्मल के रूप में आती है भी, जैसे आपने कोई, ये अपने पास में क्या है, प्लेन मिरर है, और नॉर्मल हमने डाला इस प्रकार से। ठीक है, नॉर्मल हमने इस प्रकार से डाला। जब प्रकाश किरण है वो नॉर्मल के रूप में इस प्रकार से अभिलंबवत आती है, तो जैसे रदरफोर्ड का जब आप श्रवण पत्री प्रयोग पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का श्रवण पत्री प्रयोग पढ़ते हैं, जिसके अंदर है वो, उन्होंने क्या है, अल्फा कणों की बौछार करवाई थी भी।
सोने की पन्नी के ऊपर है वो अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। तो जब कोई कण है वो इस प्रकार से, जब कण है वो साइड के अंदर थे, साइड के अंदर से जा रहे थे तो वो कण है वो पास हो जाते थे, कोई तिरछा चला जाता था। लेकिन जब कण एकदम मिड पॉइंट पे गया, जब कण है वो एकदम मिड पॉइंट पे गया तो वापस वो लौटकर उसी दिशा में आ गया। यही प्रोसेस यहां पे होता है। जब प्रकाश किरण है वो एकदम मिड पॉइंट यानी अभिलंबवत एकदम सीधी आएगी तो वो वापस टकराने के बाद में उसी दिशा में वापस चली जाएगी भी। तो उनमें जो परावर्तन कोण बनेगा वो 0 डिग्री का, क्योंकि यहां पे जो आपका आपतन कोण है वो भी 0 डिग्री है और आपका जो अपवर्तन कोण है वो भी 0 डिग्री होता है। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण होता है आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो आपका आपतन कोण हो जाएगा। और परावर्तन कोण कौन सा हो जाएगा? अभिलंब और जाने वाली किरण टकरा करके, यानी परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो बनने वाला एंगल है वो आपका कौन सा हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। तो यहां पे आपका वही अभिलंब है, वही आपकी आपतित किरण है और वही आपकी परावर्तित किरण, तीनों सिस्टम एक ही जगह है, तो आपका कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा भाई। तो वह अभिलंबवत ही वापस लौट जाएगी। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चलते हैं भी। देखो दर्पण के अंदर है, दर्पण में आपने देखा होगा, समतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं। समतल दर्पण में जब भी आप अपना चेहरा देखते हो तो आप देखते हो तो आपका चेहरा, ये मानो भी आप के सामने इस प्रकार से मिरर है, इस मिरर के अंदर है वो आपने चेहरा देखा तो आपका मुख है वो इस दिशा में यानी उत्तर दिशा में है और आपको प्रतिबिंब आपको देख रहा है, वापस प्रतिबिंब है जो इमेज बनी वो इमेज आपकी तरफ देख रही है। तो इसका मतलब इमेज का मुख किस दिशा में है? दक्षिण की ओर है। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी आपका जो दायां है वो उस प्रतिबिंब का, उस इमेज का बायां होगा भी, और आपका जो बायां होगा उस इमेज का क्या होगा? दायां होगा। तो दाएं का बायां दिखाई देना, बाएं का दाएं देखना, ये क्या होता है? तो ये पार्श्व प्रतिलोमानुपात होता है। ये क्या होता है? पार्श्व प्रतिलोमन बोलते हैं इसको भी। ये बोल सकते हैं अपन भी। आपका जो समतल दर्पण है, मैंने यहां पे कम्युनिटी टैब के अंदर क्वेश्चन भी लगाया था, समतल दर्पण है वो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आपको मैंने बता रखा है आभासी, आभासी और सीधा, आभासी, सीधा व पार्श्व रूप से उल्टा, पार्श्वीय उल्टा। अब ये पार्श्वीय उल्टा का मतलब वो उल्टा थोड़ी ना अभी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे। पार्श्वीय उल्टा का मतलब होता है भी दायां बायां दिखाई देना। भी आपका जो दायां है वो आप इमेज के अंदर बायां दिखाई देगा और इमेज के अंदर बायां है वो यहां पे आपका दायां दिखाई देगा भी। यानी दाएं का बायां देखना, बाएं से दाएं देखना, ये जो होता है उससे अपन बोलते हैं पार्श्व प्रतिलोमन, पार्श्व उल्टा या फिर पार्श्व प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का मतलब भी उल्टा होता है भी, तो पार्श्व उल्टा बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब अपन बात करते हैं समतल दर्पण में अपनी पूरी ऊंचाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। समतल दर्पण के अंदर है वो अपनी पूरी ऊंचाई, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण हमारी ऊंचाई का कम से कम कैसा होना चाहिए? आधा होना चाहिए भी। अगर आप समतल दर्पण के अंदर है वो अपनी पूरी ऊंचाई देखना चाहते हैं भी, हम 5 फुट के हैं या फिर 6 फुट के हैं, तो अपनी पूरी ऊंचाई, अपना पूरा प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण के अंदर देखना चाहते हैं, तो हमारी 6 फुट की ऊंचाई है ये मान लो, तो आपका जो प्रतिबिंब, आपका जो दर्पण होगा वो 3 फुट का होना चाहिए भी, तभी आप है वो आपका पूरा इमेज है वो उस दर्पण के अंदर देख पाओगे। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में समतल दर्पण में आपतित किरण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है। यानी समतल दर्पण है उसको, समतल दर्पण के अंदर आपतित जो किरण होती है उसको आप थीटा कोण पर घुमाते हैं तो दिया जाए, यानी थीटा कोण के ऊपर है वो घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा पे घूम जाएगी। परावर्तित किरण है वो 2 थीटा पे घूम जाएगी। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं भी, एक ये मिरर है, प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हैं, ठीक है, कोई भी स्पीड कोई भी दूरी के ऊपर मान लो। अब आपने क्या है, दर्पण की ओर है वो x दूरी के ऊपर, दर्पण की ओर है वो आपने x दूरी के ऊपर है वो चलना शुरू, x किलोमीटर पर घंटा या फिर x स्पीड के अंदर वो दर्पण की ओर चलना शुरू कर दिया। तो आपकी जो अंदर जो इमेज है ना, इसके अंदर जो इमेज बनी हुई है आपकी, वो इमेज भी आपकी तरफ है वो x दूरी यानी x स्पीड से आपकी तरफ आएगी भी। आप दर्पण की ओर x स्पीड से जाओगे, आपकी इमेज जो दर्पण के अंदर बनी हुई है वो आपकी तरफ x स्पीड से आएगी, तो जो सापेक्ष वेग होगा, जो सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा।
क्योंकि जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो माइनस हो जाता, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है भी, आपकी इमेज आपकी तरफ आ रही है और आप है वो आपकी इमेज की तरफ जा रहे हैं, दोनों की दिशा है वो क्या है, विपरीत है, तो वहां पे जो सापेक्ष वेग है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं, यहां पे दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण को थीटा कोण के ऊपर झुका देते हैं, तो उसके द्वारा बने प्रतिबिंब कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। तो दो समतल दर्पणों को थीटा कोण के ऊपर झुका रखा है, तो उसको आप प्रतिबिंब निकालना है आपको, तो यहां पे n बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे थीटा हो जाएगा। अब यहां पे देखो भी, अगर n का मान सम में आता है भी, n का मान सम में आए तो आप क्या करोगे, n-1 कर देना, n-1 कर देना, कहने का मतलब है भी मान विषम में लेके आना आपको। अगर n का मान एक विषम आ जाए तो वहां पे आपका वही मान रहेगा भी। जैसे देखो भी, दर्पण है, दर्पण लंबवत है, दर्पण है वो लंबवत है, तो उसमें बनने वाले कोण कितने होंगे, बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे। अगर कोई दर्पण को लंबवत रखा गया है, लंबवत का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बना है, दो समतल दर्पणों को लंबवत रखा जाए तो उनके मध्य में बनने वाला एंगल है, उनके मध्य में बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो कितने होंगे। तो देखो भी 360 अपॉन में थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो 0 से 0 4 आ गया, 4 एक सम है तो माइनस कर दो एक, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 प्रतिबिंब बनेंगे भी। उसके बाद में अगर दर्पण को समांतर रख दिया जाए भी, दो दर्पणों को, दो समतल दर्पणों को समांतर रख दिया जाए तो उसमें बनने वाला प्रतिबिंब है वो कितने होंगे। तो समांतर का मतलब होता है भी दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, और 0 डिग्री का एंगल होगा तो यहां पे थीटा का मान 0 डिग्री होगा। अब थीटा का मान 0 डिग्री है तो 360 में 0 का भाग दोगे तो आपके पास में अनंत आ जाएगा भाई, कितनी भी बार आप भाग दे देना 360 कभी नहीं आएगा, तो वो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे भी उसमें। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब आपके पास में आता है कलर, रंग क्या क्या है, कौन सा कलर की वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है, और जो कलर हमें वस्तु के दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, इसकी चर्चा है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी रिवीजन किया है, आई होप आपको प्रत्येक चीज अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा भी। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उस नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो तीनों के तीनों बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों के तीनों मैंने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं। वहां से जाकर के आप बढ़िया तरीके से उनको डाउनलोड कीजिएगा और आप उनकी बढ़िया तरीके से कॉपी निकलवा सकते हैं। आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप तीनों नोट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो आपके 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं। तीनों की लैंग्वेज आपको हिंदी में मिलेगी, ठीक है, बढ़िया तरीके से आप तैयार कीजिएगा। ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, उन 25 क्वेश्चनों में से आप 20+ क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये अपनी गारंटी है। लेकिन शर्त ये भी तीनों की तीनों अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। बायोलॉजी के नोट्स का रिवीजन मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको, ठीक है, एक क्लास और बची है वो लगा देंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन है वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पर दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उन क्लासों को बढ़िया तरीके से देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा भी। 25 में से 20 क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये अपनी गारंटी रहेगी। एक अपना एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर भी चल रहा है भी, अगर कोई इच्छुक कैंडिडेट है तो वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन हमने लॉन्च किया है, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये ऑफर मात्र और मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है वो दिया जा रहा है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर दिया जा रहा है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं भी, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।